जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में जो हिस्ट्री का हमारा क्लास था, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जिसमें हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। आज क्लास सेकंड है जिसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक, यानी यहाँ पर सिलेबस कुछ इस प्रकार से डिवाइड है कि जहां से क्लास 9th में छोड़ेंगे, ठीक, जैसे वो फ्रांसीसी क्रांति है, पहला चैप्टर 9th में सारे लोग पढ़े होंगे। क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जहां से वहां पर, यानी जहां पर क्लास 9th में खत्म किया गया है वहीं से क्लास 10th में आगे ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि क्लास 9th की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th की अगर सामाजिक, इसमें फ्रांसीसी क्रांति अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही क्लास 9th को एक साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ठीक, 14 जुलाई 1789 को, जो हम इसके पहले क्लास में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति होती है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की पहली क्रांति थी जो यूरोप से प्रारंभ हुई, और यूरोप में वो भी फ्रांस से। ठीक, अब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो फ्रांस पहली क्रांति थी, और फ्रांस जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि फ्रांस से चालू होती है और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल जाती है क्रांति। तो हम लोग 9th में पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति, लेकिन 10th में पढ़ते हैं आगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो सिलेबस में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चैप्टर का नाम से ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ क्या पढ़ना है और पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये 14 जुलाई 1789 को जो क्रांति हुई, इसके पीछे का कारण ये था कि 1774 में फ्रांस की गद्दी पर एक राजा बैठते हैं जिसका नाम था लुई 16वें। ठीक, लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर बैठता है 1774 में, और ये गद्दी पर बैठने के बाद इसकी जो दोषपूर्ण नीतियों के कारण इसका समस्त वित्तीय, जो भी इसका वित्त विभाग था, यानी इसका पैसा था, वो सारा का सारा इसकी गलत नीतियों की वजह से वो सब खत्म हो गया। और फिर धीरे धीरे जब इनका पैसा खत्म हो गया इनके राज्य का, तो ये जनता के ऊपर टैक्स लगाने लगे। तो लुई 16वें ने जब ये टैक्स लगाने लगे तो जनता ने इसका विरोध किया, और ये विरोध बहुत पहले से होता चला आ रहा था, लेकिन इनके टाइम में विरोध भड़क गया क्योंकि ये अचानक ही बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। कुलीन वर्ग था, उन कुलीन वर्ग के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, पादरी वर्ग के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, बल्कि वो दो लोग जो आम जनता थी उससे और टैक्स लेते थे। ठीक, तो ये 1774 में लुई बैठते हैं गद्दी पर, और फिर इन्हीं के टाइम से क्रांति चालू होती है, और ये क्रांति जो है यहाँ पर धीरे धीरे क्रांति धीरे धीरे फैलती है, और जाके 14 जुलाई 1789 की सुबह को क्रांति बहुत तेजी के साथ यानी फैल जाती है, एकदम भड़क जाती है, और सब पेरिस की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। ठीक, जो कि लुई जिस महल में रहता है उसको बोलते हैं वर्साय। ठीक, तो वर्साय के महल से फिर धीरे धीरे वर्साय की महल से जनता पेरिस की सड़कों पर निकली। ठीक, पेरिस की सड़कों पर जब जनता निकली तो फिर उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और अंततः क्या होता है कि इनको जो इनकी गलत नीतियां थी इसकी वजह से इनको पूरा की पूरी राजसी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाता है। किसके? लुई 16वें के। 1992 में जनता मांग करती है कि जितने भी यहाँ कुलीनों को या पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिया जा रहा था उस विशेषाधिकार को खत्म करो। 1789 में मांग किया था, लेकिन और अंततः जो है राजा को 1992 में अपनी जो राजसी व्यवस्था थी उस सारी की सारी, यानी
पूरी राजसी व्यवस्था को ही समाप्त करना पड़ता है 1992 में। ठीक, तो ये जो 14 जुलाई 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, अच्छा इस फ्रांस की क्रांति का नेता था नेपोलियन। ठीक, नेपोलियन, ये नेपोलियन है। ठीक, हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि यहाँ तक तो पढ़े कि फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वें, इनको मार दिया जाता है और मारने के बाद में फिर जो है चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जब ये मरते हैं, अगर ध्यान हो तो जब इनकी मृत्यु होती है लुई 16वें की, और उस लुई 16वें की मृत्यु के बाद में जो क्रांति चल रही थी फ्रांस की क्रांति, उसके जो लीडर थे, नेता थे, वो थे नेपोलियन। ठीक, यानी इस क्रांति के जो अगुवा थे वो थे नेपोलियन। अब नेपोलियन, अब इनको मार दिया गया, अब फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये भी देखना था कि फ्रांस की गद्दी पर अब कौन बैठता है। तो फ्रांस की गद्दी पर बैठता है नेपोलियन। ठीक, नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर कब बैठता है, तो ये 11 नवंबर, ये इस फ्रांस की क्रांति का क्या था, सेनापति था। तो इसको भी नोट कर लो, सेनापति। ठीक, या नेता, या इसका जो आगे चलने वाले होते हैं, ठीक, यानी उसका हेड, अध्यक्ष, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का सेनापति था नेपोलियन, जो जब लुई 16वें की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद, मृत्यु के बाद में इसने, नेपोलियन गद्दी पर बैठता है 11 नवंबर 1799 को। ठीक, 11 नवंबर 1799 को नेपोलियन गद्दी पर बैठता है। और जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये नेपोलियन के नाम से गद्दी पर नहीं बैठता है, बल्कि ये एक प्रथम कांसल के नाम से शासक करता है, प्रथम कांसल। ठीक, 11 नवंबर 1799 से लेकर 18 मई 1804 तक, 11 नवंबर 1799 से लेकर 18 मई 1804 तक ये प्रथम कांसल के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। ठीक, प्रथम कांसल के नाम से गद्दी पर ये शासन चलाता है। लेकिन ये, अब यहाँ पर क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले ये समझो कि क्रांति का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी समाज था, उन फ्रांसीसी समाज में 3 वर्ग में समाज बटा हुआ था। ठीक, कौन कौन से, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में जो उच्च पादरी वर्ग लोग आते थे वो थे, द्वितीय वर्ग में जो कुलीन लोग थे वो आते थे, तीसरे वर्ग के लोग जो आम जनता थी। ठीक, और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो फ्रांस में 3 स्टेट्स हैं, उन तीनों स्टेट्सों में दिया जाने वाला विशेषाधिकार को खत्म किया जाए। ठीक, इसकी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि उनको कौन सा विशेषाधिकार दिया जाता था। ठीक, इतिहास है, इतिहास को क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में ये दिया होगा कि जो 1848 में एक फ्रांसीसी चित्रकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। पहले चैप्टर में पहली लाइन दिया गया है, आप लोगों के बुक में पहली लाइन, लेकिन हमारे यहाँ 2 क्लास हो गया, अभी उसका हम जिक्र क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि भैया अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं 1804 में, और वो बात है 1848 की। तो हम 1848 में जाएं फिर 1804 में आए, ऐसा कभी नहीं याद होगा इतिहास। इसको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से 1848 में भी हम लोग पहुंचेंगे, तब वहां उसका डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि चित्र बनाए थे 1848 में, तो हम लोग भी पढ़ेंगे 1848 में। अभी तो हम लोग नेपोलियन को गद्दी पर बैठा रहे हैं, अभी नेपोलियन गद्दी पर बैठा है। नेपोलियन जब गद्दी पर बैठा, क्योंकि यहाँ पर लुई 16वें को लोग मार देते हैं, ठीक, मारते हैं क्लास 9th में, और 10th में आके गद्दी पर बैठता है नेपोलियन। ठीक, अब नेपोलियन गद्दी पर बैठता है, जो हमारे सिलेबस में है। नेपोलियन जब गद्दी पर बैठता है तो ये 11 नवंबर 1799 को ये गद्दी पर बैठता है, और 18 मई 1804 तक, यानी 99 से लेकर 4, लगभग 5 साल तक ये प्रथम कांसल के नाम से शासक चलाता है। और इसने एक कानूनी किताब भी जारी किया जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं।
ठीक, नेपोलियन संहिता। ठीक, नेपोलियन संहिता क्या है? तो नेपोलियन संहिता एक प्रकार का, जिस प्रकार से संविधान होता है उसी प्रकार से कानूनी दस्तावेज था। ठीक, जिस प्रकार से सभी देश का एक अपना संविधान होता है कि देश का शासन किस प्रकार से चलेगा, लोगों का जो अधिकार दिए जाएंगे वो क्या अधिकार होगा, सरकार का क्या जिम्मेदारी होगा, जनता की क्या जिम्मेदारी होगी, जनता को कौन सा अधिकार प्राप्त है, सरकार को कौन सा अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से नेपोलियन ने भी एक बुक लागू जो है जारी किया, जिसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता। ठीक, 1804 में इसे नेपोलियन ने लागू किया। 1804 में 1804 में नेपोलियन संहिता आता है। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन समझिए, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? एक नंबर में नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब नेपोलियन संहिता में क्या था? नेपोलियन संहिता में ये इसके अंतर्गत ये जोड़ा गया कि फ्रांस की समस्त जनता एक समान होगी। ठीक, फ्रांस की समस्त जनता एक समान होगी, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, ना तो चाहे वो कुलीन परिवार में पैदा हुए हों या चाहे चर्च में या उच्च पादरी वर्ग हों, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। समस्त जनता समान है, सभी लोगों पे बराबर टैक्स लगेगा, सभी लोगों के ऊपर जो अतिरिक्त टैक्स जो कर था, टैक्स था, वो अतिरिक्त टैक्स किसी से नहीं लिया जाएगा। अतिरिक्त का मतलब जो समाज था, यानी तीसरा वर्ग जो समाज था फ्रांस का, उस तीसरे वर्ग के ऊपर द्वितीय वर्ग वाले और प्रथम वर्ग वाले, ये लोग भी इनसे टैक्स लेते थे, ये लोग भी टैक्स लेते थे, और ये लोग ना तो सरकार को टैक्स देते थे, ना तो ये लोग सरकार को टैक्स देते थे, बल्कि ये लोग सरकार को भी टैक्स देते थे और इन लोगों को भी टैक्स देते थे। प्रथम वर्ग वाले यानी इसमें पादरी वर्ग लोग थे, तो ये लोग इनसे धार्मिक टैक्स वसूलते थे, जिसका नाम था टाइद। ठीक, और ये लोग एक सामंती टैक्स वसूलते थे, लेकिन सरकार को दोनों लोग नहीं देते थे टैक्स, तो इनको ये विशेषाधिकार मिला हुआ था। बल्कि जो द्वितीय वर्ग के लोग थे, कुलीन लोग, इन लोगों की जो तृतीय स्टेट्स में लोग थे, इसमें वकील थे, जज थे, यानी जितने पढ़े लिखे लोग थे वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते थे। ये केवल जन्म के आधार पर ही केवल कुलीन थे, इसलिए महान हो गए। ठीक, कुलीन थे इसलिए इनको महान कहा जाने लगा। सबसे ज्यादा विरोध किया था कुलीनों का इन लोगों ने, कहा कि ये लोग ना तो ये लोग हमसे ज्यादा धनी हैं, ना तो हमसे ज्यादा योग्य है पढ़ने लिखने में, फिर इनको विशेषाधिकार किस बात की दिया जा रहा है। ये थे एकदम बकलोल टाइप के, और कोई बकलोल आदमी आके तो और तुम्हारे ऊपर अगर शासन करेगा तो कैसा लगेगा कि उसको खींच दें, लेकिन उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो अगर तो क्या हुआ? विशेषाधिकार उनको तब भी दे देंगे। तो ये इनका और इनका हमेशा चलता रहता था। ठीक, तो उसीलिए जो है जब नेपोलियन गद्दी पर बैठा, क्योंकि नेपोलियन जब यहाँ पर जो क्रांति थी वो इसी का विरोध था कि ना तो इनको विशेषाधिकार दिया जाएगा, ना तो इनको दिया जाएगा, और इनके ऊपर जो टैक्स है अतिरिक्त उसको भी हटाया जाएगा। समस्त जनता, पूरे फ्रांस की जनता एक समान होगी। ठीक, और नेपोलियन जब गद्दी पर बैठता है तो ये प्रथम कांसल के नाम से गद्दी पर बैठता है, लेकिन जब 1804 में यानी 18 मई 1804 से लेकर और ये आगे जब इसका शासन बढ़ता है तो ये नेपोलियन के नाम से गद्दी पर बैठता है। जब इसने अपनी संहिता यानी अपनी कानूनी बुक लागू कर दिया तो उसके बाद में इसका नाम हो गया नेपोलियन। ठीक, अभी तक ये नेपोलियन के नाम से गद्दी पर नहीं बैठा था। अब ये 1804 में नेपोलियन के नाम से गद्दी पर बैठता है और नेपोलियन संहिता लागू करता है, जिसके अंतर्गत समस्त फ्रांस की समस्त जनता एक समान और उसको समानता का अधिकार दिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेपोलियन ने इतना बढ़िया व्यवस्था लाया। उस समय जो है एक लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्था थी, लोकतंत्र पूर्ण रूप से नहीं था लेकिन लोकतंत्र जैसी व्यवस्था थी। लोगों को अधिकार दिया गया, पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को भी अधिकार दिया गया, लोगों के भी विशेषाधिकार को खत्म किया गया। अभी तक कोई विशेषाधिकार नहीं खत्म किया गया था, लेकिन ये पहली बार था कि नेपोलियन ने अपना एक कानून बना के संविधान जैसी एक बुक लागू किया और लोकतंत्र जैसी एक व्यवस्था लेकर आया। ठीक, लेकिन आगे चलकर नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन यानी इसने 1800
1714 में ये हार जाता है। ठीक, अच्छा अगर याद हो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और ये भी कहे थे कि 9th का 2 क्लास जरूर पढ़ लेना। जो 10th की जो इतिहास जब पढ़ना शुरू करना तो पहले 2 क्लास को देख लेना, उसके बाद में फिर शुरुआत करना इसका। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए थे पहले क्लास में, तो उसको जितने लोगों ने नहीं देखा है एक बार फिर से देख लेना। ठीक, तो वहां पर क्या था कि जब लुई 16वां गद्दी पर बैठता है 1700, क्योंकि ये अभी आगे चलकर इसका युद्ध होगा। ठीक, 1804 से लेकर और ये गद्दी पर ये 1814 तक नेपोलियन के नाम से गद्दी पर बैठता है, नेपोलियन। लेकिन आगे चलकर फिर एक युद्ध होता है और युद्ध नेपोलियन हार जाता है। ठीक, अब वो युद्ध क्यों होता है ये समझिए, कौन कौन लोग मिलकर उस युद्ध को करते हैं। ठीक, अगर आपको याद होगा तो लुई 16वां जब 1774 में गद्दी पर बैठा था तो इसकी एज मात्र 20 ईयर की थी, 20 ईयर। ठीक, इसकी आयु कितनी वर्ष की थी? 20 साल की इसकी उम्र थी। और गद्दी पर बैठते ही नेपोलियन ने जैसे ही गद्दी पर बैठा तो नेपोलियन ने सबसे पहले अपना विवाह किया। वो भी विवाह किससे किया था? विवाह किया था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। ठीक, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह करता है। उस ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का नाम था मेरी एंतोइनेट। ठीक, मेरी एंतोइनेट के साथ विवाह करते हैं। ठीक, कौन? लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठने के बाद में ये विवाह करते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक, अब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और इन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया था, मतलब बड़े काम का मतलब जिससे जनता ने सबसे ज्यादा विरोध किया कि ब्रिटेन से इन्होंने युद्ध लड़ा, वो भी अमेरिका के साथ मिलके। 13 उपनिवेशिक देशों को, अमेरिका के 13 देशों को ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। ठीक, अब जब ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 देशों पर कब्जा कर रखा था तो ये लुई 16वें ये आए अमेरिका के साथ मिलके और ये ब्रिटेन से युद्ध कर लेते हैं। अच्छा, ब्रिटेन जो कि इन्हीं महाद्वीप, ब्रिटेन भी यूरोप महाद्वीप का देश, ये भी यूरोप महाद्वीप के, और अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका का देश, तो वो पूरा महाद्वीप ही अलग हो गया। यानी इनके राज्य से बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन फिर भी आके उनकी मदद करते हैं और ब्रिटेन से युद्ध करके अमेरिका के वो जो 13 देश थे उसको ब्रिटेन से आजाद करा देते हैं। अब ब्रिटेन भी फ्रांस से गुस्सा में था कि कभी जो है मौका मिलेगा बहुत मारेंगे। अब ये लुई तो मर गए क्योंकि इनको तो मार दिया गया। अब ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया, वो भी मेरी एंटोइनेट से। ठीक, अब जब इनका विवाह हो गया और फ्रांस से बदला लेने के लिए ब्रिटेन भी एकदम बैठा था कि कभी जो है बहुत मारेंगे तुम्हें। उस समय फ्रांस और ऑस्ट्रिया दो बड़े राज्य थे। ठीक, और दोनों शक्तिशाली थे। ऑस्ट्रिया भी क्योंकि विवाह कर लिया तो दोनों एक साथ मिल गए, ब्रिटेन इनके ऊपर अकेला हमला कर नहीं सकता था। यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग किया इसने। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये हुआ कि जो नेपोलियन थे ये फ्रांस की क्रांति के अगुआ थे, यानी सबसे आगे यही थे कि जो है इनको हटाओ, इनको मारा जाए। अब जब इनको मार दिए तो क्या हो गया? अब जब ये मारे गए तो ब्रिटेन यहाँ पहले से बैठा था। ठीक, ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन ने अपने एक और मित्र को बुलाया जिसका नाम था प्रशा। ठीक, अब प्रशा को बुलाया और इनका एक और मित्र था जिसका नाम था रूस। ठीक, अब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह किया था और उनको मरवा दिए नेपोलियन, इनको लुई 16वें के, और ये हो गई विधवा कौन? मेरी एंटोइनेट। और आ गया ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारों को गुस्सा, ये बहुत भयानक मारेंगे इनको, नेपोलियन को। ये भी आ गया इनके पक्ष में, इसके ऑस्ट्रिया। अब ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, इन तीनों लोगों ने, चारों लोगों ने मिलके
नेपोलियन के ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक, इन चारों लोगों ने मिलके ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, ये चारों लोग मिलके फ्रांस के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक, फ्रांस में, और फिर जो कि फ्रांस का शासक था कौन, नेपोलियन, और नेपोलियन ये युद्ध हार जाता है 1814 में, और फिर ये किसी तरह युद्ध 1 साल तक चलता है और 1815 में पूर्ण रूप से नेपोलियन हार जाता है। और हारने के बाद की स्थिति क्या होती है, ठीक, क्योंकि अब नेपोलियन हार गया, तो क्या ये सारे लोग मिलके, जो नेपोलियन ने अच्छी व्यवस्था लाई थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि सबको समान अधिकार दिया गया था, क्या वह व्यवस्था लागू रहेगी या वो व्यवस्था हट जाएगी? और इन चारों लोगों ने जब फ्रांस को हराया तो केवल फ्रांस पे कब्जा नहीं किया, क्योंकि 4 लोगों ने मिलके फ्रांस को जीता था, तो अब ये चारों लोगों ने फ्रांस को 4 भागों में तोड़ के बांट लिए, क्योंकि भी 4 मित्र हों कहीं पर, ठीक, जैसे आपके 4 फ्रेंड हों और जाए कहीं आम तोड़ने, एक ही आम मिले तो उसको क्या करेंगे, इतना तो कोई खबरदार है नहीं कि 3 जो है देखते रह जाए, एक ले जाए, तो क्या होगा, या तो कोई नहीं लेगा या तो वो टूटेगा, और उसको उसके 4 भाग होंगे और चारों लोग खाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से फ्रांस को भी 4 भागों में इसको बांटा, और बांटने के बाद में सारे लोग ने जो जिसके साइड में था वो अपना कब्जा कर ली, ठीक, पूरे फ्रांस के ऊपर। अब जब फ्रांस के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हार जाते हैं, और जो ये थे प्रथम स्टेट्स वाले और द्वितीय स्टेट्स वाले, अब ये लोग जो है आके इनसे मिलने लगे कि देखो ऐसा है कि बहुत गलत काम किया है नेपोलियन ने, हमारे देखो अधिकार छीन लिया, हम इतने दिन से जो है एकदम चर्च के एकदम मालिक थे, हमारी अपनी सरकार थी, हम एकदम गॉड के एकदम करीब रहने वाले लोग, और देखो हमारा अधिकार छीन लिया है। इधर से दौड़ते हुए आए, भागते हाँफते हुए कुलीन कि देखो केवल इन्हीं को मत देखना, हमें भी देख लो। अब एकदम हाँफते हुए आए, एकदम पसीना से भीगे हुए दौड़े दौड़े आए, कहा किसी तरीके से हाथ वाथ जोड़े और कहा देखो हमारा भी यहाँ पर अधिकार किसी तरह, अब आप लोग जीत लिए हो, आप लोग जो चाहोगे वो होगा। और नेपोलियन ने पता नहीं कौन सी संहिता लाया है, सबको समानता दे दिया, यहाँ हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा, कोई हमसे जो है ठीक से बात नहीं कर रहा, हमें लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने कहा ठीक है, फ्रांस में जितने भी बदलाव हुए थे वो सारे के सारे रद्द किए जाते हैं, और पुनः जो है वही पुरानी परंपरावादी व्यवस्था को दोबारा से लागू किया जाता है। ठीक, अब पुराने में इनको भी मिल गया इनका अधिकार, इनको भी मिल गया इनका अधिकार, और फिर ये लोग, अब ये लोग विरोध करें तो किसका, नेपोलियन बेचारा एक ही लोग था जो इनका अगुआ बना हुआ था, और वो भी हार गया। और अब जो कि 4 बड़े बड़े शक्तिशाली देश, अब इनका कौन जो है आके सामना करेगा। अब जनता किसी तरीके से 1815 से लेकर 1830 तक जनता किसी तरीके से अपना गुजारा करती है, लेकिन जो कि फ्रांस की जनता एक बार आजाद हो चुकी थी, तो उसको अब जंजीरों में बांधना बहुत मुश्किल काम था, उसको गुलामी की जंजीरें अब नहीं जकड़ सकती थी। 15 साल तो उन्होंने किसी तरीके से सहा, लेकिन 15 साल के बाद में यानी 1830 से फिर चिंगारी धीरे धीरे जो है उठने लगी, और ये था 1830 से लेकर 1848 तक प्रथम, यानी 1815 से लेकर 1830 का युग, और उसके बाद में फिर जो है 1830 से लेकर 1848 तक का ये जो है क्रांतिकारियों का युग पढ़ेंगे। ठीक, अब 1830 से लेकर 1848 में फिर वही घटना घटित होती है जो इनके साथ होता है, फिर जो है जनता धीरे धीरे अपना जो है चिंगारी फैलाती है, अपनी आग को भड़काती है, और फिर धीरे धीरे, अभी तो यहाँ तो केवल फ्रांस के लोगों में, लेकिन अब आजादी के लिए बहुत सारे लोग मिले, इसमें भी आए जो है फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक शरियू। ठीक, फ्रेडरिक शरियू ने 4 चित्रों की रचना की, ठीक, जो कि अब हम लोग उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का क्लास बताइए जो है समझ में आया कि नहीं आया, तो इस पूरी क्लास को पढ़िए, दोबारा पढ़िए, और इतिहास
इतिहास है, हम बार बार कह रहे हैं क्रमबद्ध रूप से पढ़िए और क्रमबद्ध तरीके से जितना हम कहें उस हिसाब से इसको चलिए, ठीक है। इतिहास पूरा याद होगा, 9th 10th का पूरा एक क्रम से एकदम मूवी की तरीके से याद हो जाएगा कि शुरुआत कहाँ से होता है और कैसे कैसे फिल्म में आगे आता है, कैसे कैसे जो है विलेन को मारते हैं, एकदम पूरा A to Z याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक वीडियो में कभी इतिहास को नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसके चक्कर में मत भागिए कि एक वीडियो 2 घंटा का देख लें। हाँ होगा तब जब आप पहले पढ़े रहेंगे, तब पहले एक बार फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में फिर 1 घंटे में देखिए या आधे घंटे में देखिए। तो हम आशा करते हैं कि आज आपको समझ में आया होगा, ठीक, कि ये पूरा का पूरा मैटर क्या था। ठीक, आज भी हम कहते हैं कि क्लास 9th की 2 कक्षाएं प्रथम और द्वितीय देख लो, इतिहास का जाके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लुई 16वें द्वारा क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई, और यानी वहां पर तो पूरा 9th रहेगा, 9th का 1774 से लेकर फिर 1799 तक की घटनाएं चलेगी। ठीक, तो उसको जरूर देखिए, पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक, मिलेंगे फिर दूसरे क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।